हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस करने वाले इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व असाइनमेंट लेकर आए हैं। और ये सॉल्व असाइनमेंट का सब्जेक्ट कोड है MPS 01। सब्जेक्ट नेम है आपका राजनीतिक सिद्धांत। और ये असाइनमेंट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एमए पॉलिटिकल साइंस करने वाले स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी। क्योंकि मार्केट में देखिए बहुत सारे असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका कंटेंट, उनकी क्वालिटी इतनी बकवास है कि स्टूडेंट्स के हमें आए दिन कमेंट आते हैं कि सर एक अच्छी क्वालिटी का असाइनमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। तो हम आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आ चुके हैं ये असाइनमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन और सबमिशन डेट की, उसके बाद इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ये असाइनमेंट जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट और जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो जुलाई वाले स्टूडेंट्स को अभी 31 मार्च 2023 लास्ट डेट दिया गया है, और वहीं जनवरी 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स को 30 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है। इस डेट को कम से कम 2 बार जरूर एक्सटेंड किया जाएगा। तो हम मानकर चले तो जुलाई 2022 वालों का जो असाइनमेंट है, इसे आप अप्रैल से लेकर मई तक भी सबमिट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो फर्स्ट ऑफिशियल डेट दी गई है, इसी तक सबमिट करें। इसी प्रकार से जनवरी 2023 वाले स्टूडेंट्स भी इसे अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप टाइम रहते एक अच्छा असाइनमेंट्स बना पाए। और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, जो कि हमारे द्वारा डिफरेंट सर्विसेज इग्नू की प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि आप उनकी हेल्प ले सके। तो अगर आपको इस सॉल्व असाइनमेंट की PDF को परचेज करना हो, हैंड रिटन हार्ड कॉपी का ऑर्डर करना हो, या एग्जाम के नोट्स को परचेज करना हो, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। यहां आपको हमारा चैनल और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल करेक्ट है 2022 और 2023 सेशन का। और यहां पे टोटल आपको 2 भागों में 10 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 5 प्रश्नों का उत्तर देते समय यह ध्यान रखना है कि एक सेक्शन से आप कोई 2 क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे और दूसरे से आप 3 कर सकते हैं। इस तरह से आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां आज के इस सॉल्यूशन वीडियो में भी हम आपके लिए 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सेलेक्ट किया है। ध्यान रहे, यहां पे हम सभी 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, केवल रिक्वायर्ड 5 प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये रिक्वायर्ड 5 वो होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन्हें आप सिर्फ असाइनमेंट मानकर ना चले, ये आपके एग्जाम नोट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, लोकतंत्र के उद्गम का पता लगाइए। तो अब आपको करना यह है कि देखिए, इस असाइनमेंट्स को ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले आप क्वालिटी को चेक करेंगे कि किस प्रकार का असाइनमेंट है, कंटेंट कैसा दिया गया है। और उसके बाद ये असाइनमेंट अगर आपको पसंद आता है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे इस PDF को परचेज करने के लिए। ध्यान रखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट नहीं है, इसको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है। तो वही स्टूडेंट्स केवल मैसेज करें जिनको एक क्वालिटी कंटेंट की नीड हो और जो इस PDF को परचेज करना चाहते हो। अदरवाइज फ्री के रूप में आपके पास ये वीडियो अवेलेबल है, या मार्केट में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता लिखने का, लेकिन फिर भी अगर वो चाहें तो आप वो ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को क्वालिटी कंटेंट से मतलब रखता हो वही केवल हमें मैसेज करेंगे। तो अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इस असाइनमेंट्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र के उद्गम का पता लगाइए। तो यहां हमने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि लोकतंत्र जो है क्या है, कैसे ये डेमोक्रेसी वर्ड का रूपांतरण है, और कैसे ये धीरे धीरे आधुनिक समाज तक लोकतंत्र जो है विकसित हुआ। इसमें हम बात करेंगे प्रारंभ में जो यूनानी सभ्यता थी, जो वहां पे एथेंस शहर था, उस समय का लोकतंत्र कैसा था और कैसे ये डेवलप होते होते तक आज तक आया है। फिर दूसरा हेडिंग हमने लिया है लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र का अर्थ यहां आप बताएंगे कि ये डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, और किस प्रकार से आज का लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र किसे कहा जाता है। और कुछ एक विद्वान का देखिए ब्राइन्स का हमने उदाहरण दिया है कि ये लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके जरूर लिखें। ये वही की पॉइंट्स होते हैं जो आपको अच्छे मार्क्स असाइनमेंट्स में दिलाते हैं। देखिए, इस असाइनमेंट्स को अगर आप लिखते हैं
तो जो कंटेंट है और जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको विद प्रूफ, आपको विद एक्सपीरियंस कह सकता हूं कि आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं गए, 90 प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं ये सारा असाइनमेंट 100% एक्यूरेट है, कोई भी आंसर इसमें आपको गलत नहीं मिलेगा, सारे ही सही आंसर है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि इग्नू के टीचर्स के ऊपर, और अगर आप इग्नू से पहले स्टडी कर चुके हैं किसी कोर्स में तो आपको ये नॉलेज होगा कि इग्नू टीचर्स का जो रिस्पॉन्स है, जो बिहेवियर है, बहुत बकवास है। कई बार आप बहुत अच्छा असाइनमेंट्स बनाते हैं, उसके बावजूद भी आपको फेल तक किया जाता है, इवन वो ये भी कह देते हैं कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। खैर इन सब बातों को छोड़िए और आप एक अच्छे असाइनमेंट्स को फोकस कीजिए, अच्छे असाइनमेंट्स को रेडी कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। अब हमारा इस क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट था, लोकतंत्र का उद्गम, इसके बारे में बताना है। तो लोकतंत्र के उद्गम में आप डिस्क्राइब करेंगे यहां ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक के लोकतंत्र में किस प्रकार से परिवर्तन होते आया और बाकी विश्व में ये कैसे कैसे फैला। लोकतंत्र में इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जनता को वोट का अधिकार। तो इसमें वोट का अधिकार कैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में केवल कुछ लोगों तक ही सीमित था। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में केवल उन लोगों को ही वोट का अधिकार दिया गया था जो कि टैक्स पेयर थे, कर जमा करते थे, और उनकी संख्या लगभग 1 लाख से भी कम थी या 1 लाख के आसपास थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें चेंजेस देखने को मिले, कुछ और जनता को वोट का अधिकार दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया जिनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। इसी प्रकार से हम फ्रांस में देखते हैं कि कैसे वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो वहाँ पे बुक पब्लिक की गई थी, उसके बाद कैसे वहाँ पे लोकतंत्र का विस्तार देखने को मिला है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी कि प्रारंभ में सभी को जो था वोट देने का अधिकार नहीं था, जो वहाँ के गरीब जनता वगैरह हुआ करती थी उनको राइट्स का अधिकार नहीं था, इसी प्रकार से महिलाओं को भी नहीं था। लेकिन बाद में आते आते 1946 तक वहाँ महिला को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक इसी प्रकार से यही कंडीशन हमें अमेरिका में देखने को मिलती है और उस वक्त से लेके अभी तक जो है लोकतंत्र का धीरे धीरे विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आप खुद से भी लिख रहे हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और खुद से आप इन असाइनमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, समानता क्या है, व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे आपको कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स डिस्क्राइब करने होंगे, सिर्फ इतना ही आप पैराग्राफ के रूप में नहीं लिख दें कि समानता क्या है और आपका आंसर खत्म, ऐसा नहीं करना है। आप समानता का अर्थ बताएंगे, उसके आयाम बताएंगे, प्रकार बताएंगे, तब ये आपका एक अच्छा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भी हमने इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका दिया है, उसके बाद बताया है समानता का क्या अर्थ होता है, और समानता के अर्थ के बाद हम देखेंगे कि इसमें अगला हेडिंग जो आएगा हमें सबसे पहले तो इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी कॉमन समानता जो होती है, कि लोगों की आधारभूत समानता के बारे में बात करेंगे, अवसर की समानता के बारे में, दशाओं की समानता होनी चाहिए और परिणामों की समानता होनी चाहिए। तो ये तो आप बताएंगे समानता के अर्थ के रूप में। लेकिन इसका अगला और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगा समानता के आयाम, कि इसके आयाम कौन कौन से हैं। तो आयाम में लिखेंगे कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से रेडी कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये शॉर्ट नोट्स लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि आपको बोला जाता है 250 वर्ड में आंसर देने का। लेकिन मेरी मानिए तो आप जो है इसमें कम से कम 500 वर्ड जरूर लिखे, क्योंकि 250 वर्ड्स का मतलब होता है एक पेज में आपका आंसर खत्म, और इसमें तो आप कॉन्सेप्ट को सही से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें का ग्रामसी की आधिपत्य की अवधारणा आपको बताना है। तो ग्रामसी की आधिपत्य की देखिए जो अवधारणा है ये संबंधित किससे है, ये मार्क्सवाद से है। मार्क्सवाद से किस प्रकार से संबंधित है, देखिए क्योंकि मार्क्स जो है वो कहते हैं कि समाज में देखिए 2 वर्ग होता है, एक जिनका पूंजी जिनके पास पूंजी की अधिकता होती है और उनके पास क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, और दूसरा गरीब वर्ग होता है या श्रमिक वर्ग होता है। तो जो मार्क्स कहते हैं कि इसी तरीके से क्योंकि अमीर वर्गों के पास उत्पादन के साधन मौजूद है तो वो इस तरीके से जो निम्न वर्ग है उसका शोषण करता है, और इसी को शोषण करने को बोलते हैं आधिपत्य, यानी कि उस पे कैसा अपना आधिपत्य जमा रहा है, उस पे अपनी थ्योरी को थोप रहा है ये कह लीजिए, या अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ आधिपत्य से है। लेकिन ग्रामसी कहते हैं
कि आधिपत्य जमाने के लिए केवल यही कॉन्सेप्ट काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी पूंजीवादी जो वर्ग है उसके पास कई ऐसे साधन होते हैं जिसके द्वारा वो इन निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सकता है। इसके लिए देखिए वो गैर उत्पीड़नकारी तरीके भी अपना सकता है, वो उन पे अपनी जो है संस्कृति को थोप सकता है और इसके अलावा वो डिफरेंट और तरीके अपना सकता है जिसके द्वारा वो आधिपत्य जमा सके। अगला इसका पाठ आ जाता है मार्क्स और लोकतांत्रिक समाजवाद की आलोचना कीजिए। तो मार्क्स के लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या विचारधारा थी उसकी आपको यहाँ पे समालोचना करते हुए बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है हमारा रूढ़िवाद और कट्टरपंथ या कट्टरवाद। यहाँ ये 2 बार रिपीट हो गया है तो इसे आप एक ही बार रखेंगे, कट्टरपंथ या कट्टरवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे रूढ़िवाद के बारे में। तो देखिए रूढ़िवाद में आप बताएंगे रूढ़िवाद होता क्या है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इन सारे टॉपिक्स का अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें मैसेज करें। अगर मोर देन 100 स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, एक कमेंट आता है, तो हम इन सभी क्वेश्चन पे सेपरेट जो है अलग अलग वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको इस कोर्स को समझने में अच्छे से आसानी हो। तो चलिए रूढ़िवाद को समझते हैं। रूढ़िवाद देखिए इसमें आप क्या डिस्क्राइब करेंगे कि रूढ़िवादी व्यक्ति जो होते हैं इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो अगर इनको ऑब्जर्व करने की आप कोशिश करेंगे तो ये आपको व्यवहार में यानी इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा आपको नर्म देखने को मिलेगा और ये चौकस होते हैं, सिचुएशंस को लेकर अपने आसपास की घटनाओं को लेकर चौकस होते हैं, बिल्कुल निरस नहीं होते हैं कि उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, और इनकी सामान्यता और कुछ अगर हम इनके पहचान की बात करें तो ये परिवर्तनों के प्रति ना संकोच व्यक्त करते हैं। जब सोसाइटी में कुछ चेंज होता है तो उसमें ये थोड़ा झिझकते हैं, उसको अपनाने से डरते हैं, ये उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखेंगे जब आपके ये रूढ़िवादी जो व्यक्ति होंगे ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ का पक्ष और विपक्ष दोनों बताना होता है, लेकिन नकारात्मक जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं ये किसका फेवर करते हैं, नकारात्मक विचार का। और नकारात्मक विचार में ये अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से ये उस चीज़ को प्रोसेस कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं व्यक्ति को कहा जाए कि उसके फेवर में बोलिए तो उसमें ये असमर्थ होते हैं, उनके पास उस चीज़ को डिस्क्राइब करने का कोई सेंस नहीं होता या उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है इसमें कट्टरवाद के बारे में। तो यहाँ देखिए कट्टरवाद जो है किसी एक धर्म विशेष में नहीं है, ये हमें सभी में देखने को मिलता है। हाँ ये हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हमें थोड़ा बहुत रूप सभी धर्मों में देखने को मिलेगा। और इसको देखिए हम इस तरीके से समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति होता है अपने धर्म को लेकर, ठीक है, अपने रिचुअल्स को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें गलत तरीके से उसको फॉलो करने लग जाता है तो उसमें एक कट्टरपंथता आ जाती है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज से अलग करते जाते हैं, अपने आप को अलग करते जाते हैं और ये ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि सोसाइटी को, समाज को विभाजित करने का काम करती है। तो इस तरीके की ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है इसमें राष्ट्रवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बारे में। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद देखिए एक, इसे आप समझ सकते हैं एक भावना के रूप में कि एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को एक राष्ट्र के रूप में कैसे हम समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई साझा इतिहास होता है, विरासत होती है, भाषा होती है या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक राष्ट्र होने के लिए प्रेरित करती है या उन्हें एकता के रूप में बांधी रहती है, गौरवान्वित करती है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ आप राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे। बहुसंस्कृतिवाद में देखेंगे कि कैसे जो सोसाइटी है या जो हमारा देश है या विभिन्न देश है तो वहाँ पे कुछ वर्गों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है और ऐसे बहुत सारे इसके कारण देखने को मिलते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो या रंगभेद हो। तो बहुसंस्कृतिवाद ये बताता है कि हमें लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना है, एक हमें ऐसा सोसाइटी का निर्माण करना है जिसमें सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में विश्वास करते हुए साथ में रह सके और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और कहीं भी कोई भी बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार ना कर सके। तो ये सारा आंसर था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे आप MPS 1 से लेके 4 तक के सभी असाइनमेंट्स को देख पाएंगे हिंदी मीडियम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।